प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम को पढ़ा था, क्वाड्रेंट्रल बीयरिंग सिस्टम को पढ़ा था, उसी को आप रिड्यूस्ड बीयरिंग भी बोलते हो। ये सिस्टम्स भी हमने पढ़ लिए थे और साथ ही साथ हमने कन्वर्जन भी देख लिया था कि WCB सिस्टम से हम बीयरिंग को QB में कैसे कन्वर्ट करेंगे और QB सिस्टम से हम WCB में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर के अंदर हम फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग को समझने वाले हैं कि फोर बीयरिंग हमारा क्या कहलाता है और बैक बीयरिंग हमारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, फोर बीयरिंग की कि व्हाट इज फोर बीयरिंग। ठीक है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन में आपको बाद में समझाता हूं। आपको ये अभी डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है डायग्राम। अब देखो यहाँ पे लाइन आपकी ये क्या है, AB लाइन है, क्लियर, ये आपकी एक AB लाइन है, क्लियर। तो ये जो AB लाइन है, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम जो सर्वे कर रहे हैं वो A to B कर रहे हैं, क्लियर। सर्वे लाइन हमारी कौन सी है, A to B, मतलब हम इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं, दैट इज द प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन। जब हम प्रोग्रेसिव डायरेक्शन के अंदर इस AB लाइन की ये बीयरिंग को मेजर करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी फोर बीयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ये हमारी फोर बीयरिंग कहलाती है, क्लियर। ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर बीयरिंग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे लाइन AB, मतलब हम इस डायरेक्शन में सर्वे कर रहे हैं, तो ये AB, इसकी फोर बीयरिंग क्या होगी, अल्फा, और इस AB लाइन की बैक बीयरिंग क्या होगी, बीटा। ठीक है, बैक बीयरिंग क्या होगी, बीटा होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई अब आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, मतलब B to A लाइन आपकी है और इस डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हो, तो इस BA लाइन, अब कौन सी लाइन आपकी होगी, BA लाइन हो गई। तो इस BA लाइन की जो फोर बीयरिंग होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो बीटा हो जाएगी, क्लियर। और इस BA लाइन की जो आपकी क्या होगी, जो बैक बीयरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ये अल्फा हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अगर लाइन AB की बात की तो फोर बीयरिंग आपकी अल्फा हो गई और बैक बीयरिंग आपकी बीटा हो गई। और अगर हम BA लाइन की बात करें, मतलब इस डायरेक्शन में हम सर्वे कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बीटा फोर बीयरिंग हो गया, और ये जो अल्फा है ये आपका क्या हो गया, अल्फा जो आपका है वो क्या हो गया, बैक बीयरिंग हो गया। मतलब अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग हमारा क्या कहलाएगा, देखो, बीयरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन। एक स्टेशन से आप एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन पर बीयरिंग को मेजर कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज कॉल्ड फोर बीयरिंग, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, क्लियर। या फिर आप इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अभी मैंने इस डायग्राम से बताया कि आपकी जो फोर बीयरिंग होगी वो अल्फा हो जाएगी और जो बैक बीयरिंग होगी वो बीटा हो जाएगी, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, फोर बीयरिंग हो गया। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं बैक बीयरिंग की, तो देखो, बीयरिंग मेजर्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू एडजेसेंट प्रीवियस स्टेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रेवर्स। ये आपके ट्रेवर्स की डायरेक्शन थी, क्लियर। तो आपने अब क्या कर दिया, अभी AB लाइन की बात कर रहे थे, अपोजिट मतलब BA की आप बात करने लग गए हो, तो BA की आप जब बात करोगे, क्लियर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बैक बीयरिंग कहलाएगा। मतलब डेफिनेशन वही है भाई, देखो AB जो लाइन है ना, ये हो गई आपकी ट्रेवर्स की डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। ये अगर मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स अगर ये है तो आपने ये जो बीयरिंग मेजर की है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स में, क्लियर, अल्फा, दैट इज द फोर बीयरिंग, क्लियर। और आपने इसी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो बीयरिंग मेजर की है इसी लाइन की, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी बैक बीयरिंग कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी बैक बीयरिंग कहलाती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, दैट फोर बीरिंग एंड बैक बीरिंग ऑफ अ लाइन हैव अ डिफरेंस ऑफ 180। क्लियर, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के बीच में जो डिफरेंस आपका होता है वो 180 का आपका डिफरेंस होता है। कितने का होता है आपका? 180 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। क्लियर, that four bearing and back bearing of a line have a difference of 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट है। क्लियर, कितना डिफरेंस आपका यहाँ पे होता है? ये डिफरेंस आपका जो होगा वो 180 डिग्री का आपका डिफरेंस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई किसी लाइन की फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। एक बार फिर से डिफाइन कर रहा हूं, डेट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स में आपने क्या किया, एक स्टेशन से एडजेसेंट नेक्स्ट स्टेशन की जो लाइन आपकी बन रही है सर्विस लाइन, उसकी जो बीयरिंग मेजर की है वो आपकी फोर बीयरिंग कहलाती है। और आपने अपोजिट डायरेक्शन में जो बीयरिंग की मेजर की है वो उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी बैक बीयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उसकी बैक बीयरिंग कहलाती है। क्लियर यहां तक? ठीक है, फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फोर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग की, कि भाई फोर बीयरिंग और बैक बीयरिंग में क्या रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे, द बैक बीयरिंग ऑफ लाइन कैन बी डिटरमाइंड इफ इट्स फोर बीयरिंग इज गिवन एंड वाइस वर्सा। क्लियर, हम किसी भी लाइन की बैक बीयरिंग को या फोर बीयरिंग को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? जब हमें फोर बीयरिंग दी गई होगी तो हम बैक बीयरिंग को निकाल पाएंगे, और बैक बीयरिंग दी गई होगी तो हम फोर बीयरिंग को डिटरमाइन कर पाएंगे। क्लियर, वाइस वर्सा आपका ये है, कोई एक वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो केस नंबर 1 की अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, केस नंबर 1 की बात करें तो क्या लिखा, इफ द फोर बीयरिंग ऑफ अ लाइन इज गिवन एज द होल सर्कल बीयरिंग। ये चीज आपको याद रखना है कि भाई जो फोर बीयरिंग आपको दी गई है वो किस सिस्टम के अंदर आपको देके रखी हुई है। तो देखो आप यहाँ पे सिस्टम कौन सा है आपका, होल सर्कल बीयरिंग के अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको फोर बीयरिंग दी गई है। क्लियर, आपको क्या दिया गया है, फोर बीयरिंग दिया गया है। मतलब फोर बीयरिंग किस सिस्टम में, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करो आप, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में जो बीयरिंग की वैल्यू होती है 0 डिग्री से 360 डिग्री होती है। प्रिज्मेटिक कंपास आपका इसमें ग्रेजुएटेड होता है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, भूल तो नहीं गए ना। तो देखो अगर फोर बीयरिंग आपको डब्ल्यूसीबी सिस्टम में दी गई होगी तो बैक बीयरिंग आप कैसे निकालोगे, तो बैक बीयरिंग हमारा हो जाएगा फोर बीयरिंग प्लस 180। क्लियर, फोर बीयरिंग प्लस 180 ये कब होगा, जब आपका फोर बीयरिंग 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर, जब आपका क्या, जब आपका क्या फोर बीयरिंग 180 डिग्री से कम होगा। क्लियर, अच्छा बैक बीयरिंग इक्वल टू फोर बीयरिंग माइनस 180, जब फोर बीयरिंग आपका 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये आप बैक बीयरिंग निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, आप कब निकाल सकते हो, जब आपको फोर बीयरिंग दी गई हो होल सर्कल बीयरिंग में। क्लियर, अगर एक ये तो दो अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिए, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे याद रख लेना कि जो हमारा बैक बीयरिंग होता है, बैक बीयरिंग जो होता है वो क्या होता है, फोर बीयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या होता है, फोर बीयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी आपको पता है कि हमारा जब फोर बीयरिंग लेस देन 180 डिग्री होगा तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन को लेंगे, और जब हमारा फोर बीयरिंग ग्रेटर देन होगा 180 से तब हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को लेंगे। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि प्लस मैंने अलग ले लिया माइनस अलग ले लिया, तो आप डायरेक्टली याद रख लो प्लस माइनस 180 होता है, ये रिलेशन होता है डब्ल्यूसीबी सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केस नंबर 2, आप यहां पे देखो केस नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है, इफ द फोर बीरिंग ऑफ लाइन इज गिवन एज द क्वाड्रेंटल बीरिंग। क्लियर, कौन से बीरिंग सिस्टम में देके रखा हुआ है, क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में आपको देके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें देके रखा है क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम में आपको देके रखा हुआ है फोर बीरिंग। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू आपकी होती है, देखो क्वाड्रेंटल बीरिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो बीरिंग की वैल्यू होती है 0 to 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपका क्या होना है, डायरेक्शन आपकी चेंज होना, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी चेंज नहीं होने वाली है। क्लियर, तो आप यहां पे देखो बैक बीरिंग क्या हो जाएगा आपका, न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर बीरिंग। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी इक्वल होगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या नहीं होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जस्ट चेंज, देखो क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, जस्ट चेंज, जस्ट चेंज में क्या आएगा, जस्ट चेंज नॉर्थ फॉर साउथ, जो नॉर्थ दिया गया होगा वो साउथ में बदल जाएगा, एंड वाइस वर्सा, अगर साउथ दिया है तो नॉर्थ में बदल जाएगा, एंड ईस्ट फॉर वेस्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब ईस्ट दिया है तो वेस्ट में, वेस्ट दिया है तो ईस्ट में। क्लियर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक बीरिंग यहाँ पे देके रखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो एक बीरिंग आपको यहाँ पे देके रखी हुई है। ठीक है, वैल्यू आपको क्या देके रखी हुई है, वैल्यू आपको देके रखी है एन 30 डिग्री ईस्ट। क्लियर, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, तो देखो 30 डिग्री आपकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। क्लियर, कोई चेंज आया क्या इस न्यूमेरिक वैल्यू में, नहीं आया है। लेकिन जो नॉर्थ आपका था वो आपका क्या बन गया, नॉर्थ बन गया साउथ और ईस्ट बन गया वेस्ट। ईस्ट क्या बन गया, वेस्ट बन गया। अब देखो अगर मैं आपसे यही बोलता कि भाई एक वैल्यू, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां पे मैं दे रहा हूं वैल्यू आपको साउथ 60 डिग्री वेस्ट। क्लियर, क्या दिया गया है, साउथ 60 डिग्री वेस्ट। क्लियर, अगर साउथ 60 डिग्री वेस्ट दिया गया है तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे, न्यूमेरिक वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी। देखो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, साउथ बदल के क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा नॉर्थ में, वेस्ट बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट। मतलब साउथ कन्वर्ट हुआ नॉर्थ में और वेस्ट कन्वर्ट हुआ ईस्ट में। ठीक है, आया समझ में, हाँ ठीक है। और अगर इस केस में मैं आपको एक न्यूमेरिकल की बात करूं तो देखो इस केस में अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया एग्जांपल मैंने दिया कि भाई 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री 30 मिनट मैंने आपको दे दिया है। तो 15 डिग्री 30 मिनट डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या है, WCB सिस्टम है। तो अब आपको देखना है कि भाई हमारी जो बीरिंग यहाँ पे देके रखी हुई है वो 180 से कम है। अगर यह 180 से आपकी कम है तो हमारी जो बैक बीरिंग होगी वो कितनी आएगी, फोर बीरिंग जो आपको देके रखी है प्लस का साइन हम ले लेंगे 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 195 डिग्री 30 मिनट, दैट इज द बैक बीरिंग। ये हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारी बैक बीरिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये हमारी बैक बीरिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट आपको आया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बन जाएगा ये कन्वर्जन। क्लियर, तो ये छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखना है। कन्वर्जन तो बिल्कुल ही याद आपको रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको रूल्स याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है इंक्लूडेड एंगल। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल हमारा क्या होता है, सबसे पहले अपन वो देखते हैं। देखो, द इंक्लूडेड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लियर, इंक्लूडेड एंगल क्या कहलाता है भाई, इंक्लूडेड एंगल हमारा वो एंगल कहलाता है जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मेशन होता है। अब द इंक्लूडेड एंगल कैन बी आइदर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। जैसे आप ये ट्रेवर्ज आप देख रहे होगे, तो इस ट्रेवर्ज के अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल आपका इंटीरियर एंगल कहलाता है, और अगर ये बाहर वाले एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल आपका क्या कहलाता है, ये एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। क्लियर, ये आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल, और ये क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। तो भाई इंक्लूडेड एंगल जो है वो इंटीरियर भी हो सकता है, वो आपका एक्सटीरियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो आपका इंटीरियर भी हो सकता है, वो आपका एक्सटीरियर भी हो सकता है। क्लियर, तो सिंपली अपन ने इंक्लूडेड एंगल को क्या बोला कि भाई जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, जहां पे देखो ये दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। क्लियर, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। क्लियर, अब देखो, इफ द बीयरिंग ऑफ लाइन इज नॉन, इंक्लूडेड एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मुझे जो लाइंस है उसकी बीयरिंग पता है तो आप इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, क्या कर सकते हो, इंक्लूडेड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहां पे देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहां पे देखते हैं, देखो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे होगे, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कौन से सिस्टम की। यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल अपन ने जो लिया है, तो ये जो फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ये इंक्लूडेड एंगल अपन WCB सिस्टम में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं, WCB सिस्टम में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर मैं आपसे बोलूं ये मेरा O पॉइंट है, तो ये OA लाइन हो गई है, और ये हमारी OB लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई है, OB लाइन हो गई है। क्लियर, जो हमारी OA लाइन है, अगर मैं इसके बीयरिंग की बात करूं तो ये बीयरिंग मेरे को कितनी देके रखी है, α1 देके रखी हुई है। और OB की अगर मैं बात करूं WCB सिस्टम में, तो भाई नॉर्थ से आप मेजर करोगे करोगे तो ये आपको α2 देके रखी है। ठीक है, ये आपको क्या देके रखी हुई है, α2 आपको देके रखी है। तो ये देखो आप, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका ईस्ट रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। क्लियर, तो व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल, इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे आया आपका, ये आया। तो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में ये जो एंगल आपका बना है, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इंक्लूडेड एंगल होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका इंक्लूडेड एंगल होगा। अब देखो इंक्लूडेड एंगल ये आपका हो रहा है, तो इसकी वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर, तो मैं बोलूं कि भाई ये इंक्लूडेड एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है, तो मैंने अभी आपको बोला इफ द बीयरिंग ऑफ लाइन इज नॉन, अगर मुझे लाइंस की बीयरिंग पता है तो मैं इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये जो थीटा हमारा होगा, ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो थीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या,
अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। हमने दोनों ही लाइंस की 4b रिंग को, दोनों ही लाइंस की क्या किया, दोनों ही लाइंस की 4b रिंग को सब्सट्रैक्ट कर दिया। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई अल्फा 2 जो है दैट इज द 4b रिंग ऑफ लाइन ओबी। ठीक है, वो बी लिख दिया था पूरा अपन ने, यहाँ पे बी लिख दिया ऐसा। ठीक है, अल्फा 2 क्या है, दैट इज द 4b रिंग ऑफ लाइन ओबी। ठीक है, और अल्फा 1 क्या है, ओए लाइन की आपकी 4b रिंग हो गई। क्लियर, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो थीटा इक्वल टू 4b रिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 4b रिंग लाइन ओए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखे देता हूं मैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4b रिंग ऑफ ओबी माइनस 4b रिंग ऑफ ओ ए। ठीक है, तो अगर मुझे बियरिंग पता है, अगर मुझे क्या पता है, अगर मुझे बियरिंग पता है तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट कर सकता हूं। इंक्लूडेड एंगल आपका यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके मन में क्वेश्चन कि सर अगर क्यूबी सिस्टम हुआ तो क्यूबी सिस्टम में हम कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर हमारा सिस्टम कैसा हुआ, क्यूबी हुआ, तो क्यूबी सिस्टम में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्यूबी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जैसे अगर मैं फर्स्ट केस लेता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास दो लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं, दो लाइंस हैं। आप देख रहे हो क्यूबी सिस्टम की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर साइड मैंने क्या लिया है, ये क्यूबी, बाद में लिखता हूं ये क्यूबी सिस्टम। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका यहाँ पे इस लाइन का एंगल आपका बन रहा है, वो आपका क्या बन रहा है, वो आपका अल्फा आ रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल आपका बना है, ये एंगल आपका क्या आया है, ये एंगल आपका बीटा आया है। क्लियर, ये आपका क्या आया है, ये एंगल आपका बीटा यहाँ पे आया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या निकालना है, इन दोनों लाइंस के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल थीटा निकालना है। भाई ये आपकी लाइन हो गई ओए, ये लाइन हो गई आपकी ओबी। क्लियर, ये लाइन आपकी क्या हो गई, ये लाइन हो गई आपकी ओए, एक लाइन हो गई आपकी ओबी। मतलब यहाँ पे आप देखो कि भाई कॉमन मेरिडियन यहाँ पे आपका एक आ रहा है और एक ही क्वाड्रेंट में दोनों लाइंस आ गई हैं, और आपको यहीं पे थीटा निकालना है। तो आप थीटा को कैसे निकालोगे, क्लियर, इंक्लूडेड एंगल थीटा आपका क्या हो जाएगा, भाई थीटा अपना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा अपना हो जाएगा, ये जो बीटा है इसमें से अल्फा को माइनस कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो बात अपन ने की है भाई, ये बात की है अपन ने क्यूबी सिस्टम में, किसमें बात की है, क्यूबी सिस्टम में बात की है। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब देखो दूसरा केस यहाँ पे क्या बन सकता है आपका,
ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया आपका, ये जो एंगल आपका बन रहा है ये अल्फा बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका बीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई इनके बीच का ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये क्या होगा, थीटा। क्लियर, इनके बीच का ये जो इंक्लूडेड एंगल है थीटा वो क्या होगा, तो सिंपल है, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई बीटा प्लस अल्फा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल आएगा। हाँ, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल आएगा ना। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, ये निकल आया अपना। ठीक है, तो ये दूसरा केस यहाँ पे हो गया। अब देखो तीसरा केस अगर मैं बोलूं, तो तीसरा केस आपका क्या होगा, ये हमारा हो गया ओ ए ओ बी। ठीक है, अगर बोला जाए ए अल्फा है और ये जो मेजरमेंट है ये आपका बीटा है, तो इनके बीच का ये जो एंगल बनेगा ये हमारा थीटा बनेगा, बनेगा थीटा। ठीक है, थीटा बन गया। अब ये थीटा निकालोगे कैसे, हाँ कैसे निकालोगे, ये इस एंगल को कैसे निकालोगे, तो देखो अल्फा और बीटा को ऐड कर दो और घटा दो 180 में से, निकल आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, इस केस में हमारा जो थीटा आएगा ना, वो थीटा क्या आएगा, वो थीटा निकलेगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या निकलेगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये जो केस आया थर्ड केस है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस हो गया, ये आपका थर्ड केस हो गया। ठीक है, अब फोर्थ केस देखो आप, फोर्थ केस में क्या होगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ओ ए बी, ये जो लाइन की बीयरिंग है ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी बीटा आ गई है, और ये हमारी बीयरिंग आ गई है अल्फा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल थीटा हो जाएगा, ये हमारा इंक्लूडेड एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कैसे आएगा अब, हाँ बताओ कैसे आएगा, तो देखो सिंपल सा है, अगर मैं इस 180 में से अल्फा को घटा दूं और जो भी वैल्यू मिले उसमें क्या कर दूं, इस बीटा को जोड़ दूं, तो ये थीटा निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या लिख दोगे कि भाई हमारा जो थीटा है वो आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ केस। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस हो गया, फोर्थ केस।
तो ये जो यहाँ साइड आप देख रहे हो 1 2 3 4 केस, ये हमारे क्यूबी सिस्टम में है। आप बीयरिंग देखोगे सारी की सारी बीयरिंग अपने को क्यूबी सिस्टम में देके रखी है। और इधर साइड जो मैंने कराया है ना, ये आपका हो गया है कौन सा, ये आपका हो गया है डब्ल्यूसीबी सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो गया, ये आपका डब्ल्यूसीबी सिस्टम हो गया। तो डब्ल्यूसीबी सिस्टम के अंदर भी आपको बताया कि इंक्लूडेड एंगल आपका कैसे निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो अपन ने समझा था कि भाई हमारा जो इंक्लूडेड एंगल होता है, वो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, द इंक्लूडेड एंगल इज द एंगल फॉरवर्डेड फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हमें बीयरिंग ऑफ लाइंस गिवन हो। ठीक है। फिर क्या है, हाउएवर इन सर्वेइंग एन इंक्लूडेड एंगल इज डिफाइंड एज, अगर हम सर्वेइंग की लैंग्वेज में बात करें तो इंक्लूडेड एंगल को क्या बोला है, एन एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीवियस लाइन ऑफ द ट्रेवर्स टू द फॉरवर्ड लाइन। क्लियर भाई, प्रीवियस लाइन से, सॉरी, एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द प्रीवियस लाइन ऑफ ट्रेवर्स, ट्रेवर्स की जो प्रीवियस लाइन है और जो ट्रेवर्स की फॉरवर्ड लाइन है, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल मेजर किया जाता है, ठीक है, अगर मैं इन्हीं की बात करें तो डेट इज द फॉरवर्ड हो गया, ये आपका प्रीवियस लाइन हो गया। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आप एंगल मेजर कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, इंक्लूडेड एंगल बोलोगे। वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो ये इन सर्वेइंग की लैंग्वेज में आपने इंक्लूडेड एंगल की डेफिनेशन देख ली है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो अब आप कि आप एक्सटीरियर एंगल एज अ इंक्लूडेड एंगल कब कंसीडर करोगे और इंटीरियर एंगल कब कंसीडर करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई इंटीरियर एंगल भी हो सकता है और एक्सटीरियर एंगल भी आपका इंक्लूडेड एंगल हो सकता है। तो केस नंबर 1 यहाँ पे देखो, केस नंबर 1 में क्या होगा, व्हेन द ट्रैवर्स रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब आपका ट्रैवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन हो रहा होगा तो इंक्लूडेड एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रैवर्स आपका बना हुआ है कैसा आपका जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा रन कर रहा है, क्लॉकवाइज आपका रन कर रहा है। तो भाई जो एक्सटीरियर एंगल हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। इस केस में हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, दैट इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखो, व्हेन द ट्रैवर्स रन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो आपका ट्रैवर्स जो है वो कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो जो हमारे अब इंटीरियर एंगल होंगे, क्लियर, जो हमारे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, वो हमारे क्या होंगे, इंक्लूडेड एंगल होंगे। वो हमारे क्या होंगे, इंक्लूडेड एंगल होंगे। ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है कि भाई अगर इंटीरियर एंगल कब इंक्लूडेड एंगल होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज हमारा ट्रेवर्स जा रहा है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा आपका बन रहा है और ये क्लॉकवाइज बन रहा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या आता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आपका कहलाता क्या है, सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेरिडियन पढ़ा था और हमने टाइप ऑफ मेरिडियन पढ़े थे कि ट्रू मेरिडियन हमारा होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो जो हमारी ट्रू मेरिडियन होती है और जो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, उनके बीच में जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिक्लाइनेशन कहलाता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो लिखा है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के लिए कि हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये चीज आपको याद रखना है किन किन के बीच में, भाई एक तो हमारा हो गया है ये ट्रू मेरिडियन और दूसरा दूसरा हमारा क्या हो गया है, दूसरा हमारा क्या हो गया है, दूसरा हो गया है हमारा मैग्नेटिक
मेरिडियन। क्लियर? दूसरा हमारा क्या हो गया है? दूसरा हमारा हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज नॉट कांस्टेंट इवन फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन आपका कांस्टेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है भाई? कांस्टेंट नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो हमारा होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या नहीं होगा? पर्टिकुलर प्लेस के लिए कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर? क्या नहीं होगा आपका? कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा? इट्स वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंजेस। इसकी वैल्यू जो आपकी होगी वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होगी। क्लियर? चेंज इन डिक्लाइनेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। और डिक्लाइनेशन में जो चेंजेस आते हैं उसको आप वेरिएशन बोलते हो। क्लियर? मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो आपका है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कांस्टेंट नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूअसली क्या करेगी? चेंज करेगी। क्लियर? और जो डिक्लाइनेशन में चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को आप क्या बोलोगे? उस चेंजेस को आप वेरिएशन बोलोगे। वो क्या कहलाएगा आपका? वेरिएशन कहलाएगा। क्लियर? चेंजेस में क्या बोलोगे आप? जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या बोलोगे? वेरिएशन बोलोगे। क्लियर? ठीक है। चेंजेस इन डिक्लाइनेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप वेरिएशन बोलोगे। अब जो आपका डिक्लाइनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। क्लियर? कितने टाइप का होता है डिक्लाइनेशन? दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो आपका होता है वो होता है आपका ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक है। पहला टाइप जो आपका है डिक्लाइनेशन का वो क्या है आपका? ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। और दूसरा जो टाइप आपका है वो है आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। क्लियर? तो पहला आपका क्या हो गया? ईस्टर्न डिक्लाइनेशन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? वेस्टर्न डिक्लाइनेशन हो गया। ठीक है। अब ईस्टर्न डिक्लाइनेशन देखो आप यहाँ पे हो, ये आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन दिख रहा होगा आपको। क्लियर? ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ये ट्रू साउथ हो गया है। क्लियर? ये आपका क्या हो गया है? आपका मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये आपका मैग्नेटिक साउथ हो गया है। ठीक है। हो गया? हो गया। तो देखो अब आप जो ट्रू नॉर्थ आपका जो है, जैसे अब आपकी ये लाइन हो गई है आपकी यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रू नॉर्थ है। ट्रू नॉर्थ से इसको जो मेजर किया डेट इज द ट्रू बीयरिंग। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे ट्रू बीयरिंग। ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर जो किया गया इसको बोलोगे आप मैग्नेटिक बीयरिंग। इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मैग्नेटिक बीयरिंग। ठीक है। ये मैग्नेटिक बीयरिंग हो गया। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में, सॉरी, ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में आपका जो क्या बन रहा है? आपका जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है? वो डिक्लाइनेशन बन रहा है। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसको आपने ईस्टर्न डिक्लाइनेशन बोला। क्लियर? और अगर यही डिक्लाइनेशन जो आपका आया ये कहाँ आ जाए? आपका वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए तो ये आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन कहलाता है। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन जो आपका होता है यह वैल्यू हमेशा आपकी कैसी होती है भाई? पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैसे होती है? ये हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है। तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका पॉजिटिव होगा और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका कैसा होगा? वेस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका निगेटिव होगा। क्लियर? वेस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका क्या होता है? निगेटिव आपका होता है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है। ठीक है। जो याद रखने वाली है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आइसोगोनिक लाइंस क्या कहलाती हैं आपकी? आइसोगोनिक लाइन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द आइसोगोनिक लाइंस? आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं? तो देखो ऐसी लाइंस जो आपके सेम डिक्लाइनेशंस के पॉइंट को कनेक्ट करती है। किसको कनेक्ट करती है? सेम डिक्लाइनेशंस के पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइंस को आप आइसोगोनिक लाइन बोलते हो। क्लियर? सेम डिक्लाइनेशन कनेक्ट करने वाली लाइन जो आपकी होती है वो आइसोगोनिक लाइन होती है। तो क्या बोलोगे? लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ सेम डिक्लाइनेशन, ठीक है। सेम डिक्लाइनेशन के पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती हैं वो आपकी आइसोगोनिक लाइंस होती हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका नेक्स्ट होता है एगोनिक लाइन। क्या होता है आपका? एगोनिक लाइन। अब एगोनिक लाइन क्या होती है आपकी? तो एगोनिक लाइन की अगर मैं बात करूं तो एगोनिक लाइन आपकी होती है जीरो डिक्लाइनेशन पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन। किसको कनेक्ट करने वाली? जीरो डिक्लाइनेशन। क्लियर, तो आप क्या बोलोगे एगोनिक लाइन को कि भाई लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ line connecting points of zero डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो जीरो डिक्लाइनेशन को कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती हैं वो आपकी एगोनिक लाइन होती हैं भाई, ठीक है। और जो आपके सेम डिक्लाइनेशन के पॉइंट को कनेक्ट करती हैं वो आपकी आइसोगोनिक लाइन होती हैं, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव, और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन कैसा रहेगा आपका? नेगेटिव यहां पर रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ईस्टर्न डिक्लाइनेशन और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आपको बताया है यहाँ पे क्या कि द डिक्लाइनेशन इज कंसीडर्ड टू बी ईस्टर्न डिक्लाइनेशन और पॉजिटिव डिक्लाइनेशन इफ द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ। क्लियर, ट्रू नॉर्थ के अगर ईस्ट साइड में मैग्नेटिक नॉर्थ आपका आता है तो आप उसको ईस्टर्न डिक्लाइनेशन बोलते हो या फिर आप पॉजिटिव डिक्लाइनेशन बोलते हो। क्लियर, तो व्हाट इज द ट्रू बीयरिंग? ट्रू बीयरिंग हम कैसे निकालते हैं? जो हमारी मैग्नेटिक बीयरिंग है और उसके अंदर हम डिक्लाइनेशन को ऐड कर देंगे तो हमारी ट्रू बीयरिंग निकल आएगी। क्लियर, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल आपका छोटा सा पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक बीयरिंग की वैल्यू आपको दे दे और डिक्लाइनेशन आपको दे दे कि भाई इतना डिक्लाइनेशन है और इसके बेसिस पर आप ट्रू बीयरिंग को फाइंड आउट करें। तो आप ट्रू बीयरिंग को ऐसे निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक बीयरिंग जो आपकी है उसके अंदर आपने डिक्लाइनेशन को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न डिक्लाइनेशन आपका यहाँ पे ऐड होना है, ठीक है। वेस्टर्न डिक्लाइनेशन की बात करूं तो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन क्या होगा? द डिक्लाइनेशन इज कंसीडर्ड टू बी वेस्टर्न डिक्लाइनेशन और नेगेटिव डिक्लाइनेशन व्हेन द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ की वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ आता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वह आपका वेस्टर्न डिक्लाइनेशन कहलाता है। क्लियर, और आप ट्रू बीयरिंग को कैसे निकालोगे? भाई जो हमारी मैग्नेटिक बीयरिंग है इसमें से आप डिक्लाइनेशन को माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा नेगेटिव डिक्लाइनेशन है, ठीक है। तो हमारी ट्रू बीयरिंग आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? ट्रू बीयरिंग को आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैग्नेटिक बीयरिंग में से आप डिक्लाइनेशन को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका ट्रू बीयरिंग यहां पर निकल कर आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा? ट्रू बीयरिंग आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है उसके अंदर जो वेरिएशन हो रहा था, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, वो जो चेंज हो रहा है उसी को आप वेरिएशन बोलते हो। तो कितने टाइप का वेरिएशन आपका यहाँ पे होता है? तो वेरिएशन आप देखोगे कि डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये तो हमें पता है कि भाई ये कांस्टेंट आपका नहीं होता है। क्लियर, जो हमारा डिक्लाइनेशन होता है किसी भी प्लेस पे क्या नहीं होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, बट इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर, लेकिन यह जो वेरी करता है ये टाइम टू टाइम आपका क्या करता है? वेरी करता है। क्लियर, तो बेसिकली देयर कैन बी 4 टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस बेस्ड ऑन अ पैटर्न ऑफ दीज वेरिएशन। क्लियर, 4 टाइप के ये होते हैं। अगर 4 टाइप में मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका क्या होता है? सेकुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? सबसे पहला आपका क्या होता है? सेकुलर वेरिएशन होता है, दूसरा एनुअल वेरिएशन होता है, तीसरा आपका ड्यूरेनल वेरिएशन होता है और चौथा आपका इर्रेगुलर वेरिएशन होता है। क्लियर, कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं भाई? 4 टाइप के आपके वेरिएशन होते हैं। चारों टाइप कौन कौन से?
सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेनल वेरिएशन एंड इर्रेगुलर वेरिएशन। क्लियर? ये 4 वेरिएशन आपके होते हैं, एक एक करके आप यहाँ पे समझते चलो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है सेकुलर वेरिएशन की, कि सेकुलर वेरिएशन हमारा क्या होता है। क्लियर? देखो, सेकुलर वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन अकर्स कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? मतलब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो भाई टाइम ड्यूरेशन बहुत ही एक लंबे समय अंतराल की बात की जा रही है। देखो, सेकुलर वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन अकर्स कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टिल देयर इज no reliable method of predicting the secular variation at a place। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर मुझे सेकुलर वेरिएशन को फाइंड आउट करना है तो कोई भी मेथड यहाँ पे हमारे पास नहीं है जो प्रिडिक्ट कर पाए, रिलायबल प्रिडिक्शन कर पाए कि हाँ इतना वेरिएशन है। क्लियर? बट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि द एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकुलर वेरिएशन इज जनरली बिटवीन 5 to 10 मिनट्स। जो एनुअल रेट ऑफ चेंज है ना, वेरिएशन है ना, जो चेंजेस आ रहे हैं आपके, वो कितने हैं यहाँ पे? 5 to 10 मिनट्स है। क्लियर? कितना है आपका? 5 to 10 मिनट्स है। ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, यही पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये आपका जो सेकुलर वेरिएशन होता है ना, ये पेरियोडिक कैरेक्टर का होता है। कैसा होता है? पेरियोडिक कैरेक्टर इसका होता है। कैसा होता है? पेरियोडिक कैरेक्टर इसका होता है। क्लियर? एप्रोक्स अगर मैं बात करूं ना तो 250 साल मान के चलो आप, पेरियोडिक कैरेक्टर की एक लॉन्ग पीरियड इसने बोला ना, तो एप्रोक्स आप 250 ईयर यहाँ पे मान के चलो। क्लियर? आफ्टर मेनी डिक्लाइनेशन के बाद आपको सेकुलर वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद आपका क्या आता है? ड्यूरेनल वेरिएशन आपका आता है। ये वेरिएशन क्या होता है आप देखो यहाँ पे, ये होता है आपका डेली वेरिएशन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि भाई ये हमारा डेली वेरिएशन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डेली वेरिएशन है। ठीक है, डेली वेरिएशन मतलब देखो, ड्यूरेनल वेरिएशंस इज द चेंज इन द डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस इन 24 आवर्स। भाई 24 घंटे के अंदर किसी भी प्लेस के डिक्लाइनेशन में चेंजेस आ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओवन एक्सिस। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अर्थ हमारी खुद की एक्सिस पे जो घूम रही है उसकी वजह से। क्लियर? द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट टू ओवर 12। ठीक है? ठीक है, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ड्यूरेनल वेरिएशन जो आपका होता है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो मोर इन समर टाइम। मोर इन समर टाइम, गर्मियों के समय में आप बोल सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हो मोर इन डे टाइम। मोर इन डे टाइम। क्लियर? डे टाइम में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और समर टाइम में आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्लियर? अमाउंट ऑफ वेरिएशन आपका कितना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका एनुअल वेरिएशन आता है। ठीक है, अब एनुअल वेरिएशन आपका क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा। एनुअली आपका चेंजेस आएगा इसमें। ठीक है, तो देखो, एनुअल वेरिएशन इज द चेंज इन द डिक्लाइनेशन एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, एक साल का पीरियड यहाँ पे होता है। क्लियर? इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन। एक चीज याद रखना, ये जो आपका था ड्यूरेनल्स, इसमें अर्थ का खुद की एक्सिस पे घूमने के कारण हो रहा था, लेकिन एनुअल वेरिएशन जो हो रहा है ये अर्थ के रोटेशन का हो रहा है, कि अर्थ जो रोटेट कर रही है अबाउट अ सन, इस वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो एनुअल वेरिएशन में आ रहे हैं। ठीक है, द एनुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ एनुअल वेरिएशन इज जनरली बिटवीन 1 to 2 मिनट। क्लियर? कितना देखने को मिलता है? 1 से 2 मिनट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 1 से 2 मिनट आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ना भाई, ये याद रखना है, जो भी जितने भी ये रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 24 घंटे के अंदर हो गया, ये 1 साल के अंदर,
और ये एक पेरियोडिक कैरेक्टर का हो गया जिसमें 250 वर्ष आपके लग जाते हैं, ठीक है, कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमारा इर्रेगुलर वेरिएशन आता है यहाँ पे। अब इर्रेगुलर वेरिएशन क्या होता है, देखो इर्रेगुलर के नाम से ही समझ में आ रहा है भाई इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है क्या रेगुलरिटी नहीं है। देखो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कॉज द इर्रेगुलर वेरिएशन, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्लियर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा उसकी वजह से इर्रेगुलर वेरिएशन आपका होता है। जैसे सच वेरिएशन आर अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल एंड रैंडम इन नेचर, ये जो वेरिएशन आपके यहाँ पे हो रहे हैं भाई ये अनसर्टेन रहेगा, अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, रैंडम इन नेचर रहेगा, क्लियर, इसके नेचर का भी आपको पता नहीं रहेगा, क्लियर। इट इज ड्यू टू नेचुरल फेनोमिना, ये आपके नेचुरल फेनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, ऑल्सो कॉज इर्रेगुलर वेरिएशन ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन के अंदर इर्रेगुलर वेरिएशन को क्या करते हैं कॉज करते हैं, अर्थक्वेक्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस आपका हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब देखो आपको अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, मतलब ये बहुत बड़े अमाउंट में भी हो सकता है, तो द इर्रेगुलर वेरिएशन में बी क्वाइट लार्ज, क्लियर, ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस, भाई डिस्टरबेंस का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इर्रेगुलर वेरिएशन कितना है, क्लियर, ये हमेशा आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। द इर्रेगुलर वेरिएशन अप टू 2 डिग्री हैव बीन ऑब्जर्व्ड एट फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ के कुछ हिस्सों पर इर्रेगुलर वेरिएशन जो देखा गया है वो अप टू 2 डिग्री तक देखा गया है। भाई पहले तो उसमें मिनट में चल रहा था, यहाँ तो सीधा डिग्री में आ गया, 2 डिग्री तक का आपको देखने को यहाँ पे मिला है इर्रेगुलर वेरिएशन, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? हाँ चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है एडजस्टमेंट ऑफ एंगल, एंगल को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, जो ट्रेवर्स था क्लोज ट्रेवर्स उसके अंदर चेक लगाए थे, अपन ने लगाए थे चेक और चेक किया था कि भाई प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एडजस्टमेंट ऑफ एंगल की बात करें तो हम बात करते हैं क्लोज्ड ट्रेवर्स में इसकी। तो इन अ क्लोज्ड ट्रेवर्स द थ्योरेटिकल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स शुड बी इक्वल टू 2n-4 right angles where n is the number of side of the traverse and theoretical sum of the external included angle should be equal to 2n+4 दो right angle, क्लियर। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर, ये चेक है आपके क्लोज ट्रेवर्स आपका सही है नहीं है। तो यही हो गया कि आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्लियर, आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे। तो इंक्लूडेड एंगल मतलब इंटरनल एंगल जो आपका होगा, इंक्लूडेड एंगल जो होगा उसका आप ऐसे करोगे, और जो आपका एक्सटर्नल इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है, उसको आप एस टाइप से चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल आपको कब लेना है और इंटरनल इंक्लूडेड एंगल आपको कब कंसीडर करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एंगल्स, क्लियर। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप की अपन बात करते हैं कि डिप क्या कहलाता है, क्लियर। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बात करूंगा, क्लियर, कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो वर्टिकल एंगल मेड बाय अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विथ अर्थ सरफेस, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होती है जो अर्थ सरफेस के साथ वर्टिकल एंगल का फॉर्मेशन करती है, वो हमारा एंगल ऑफ डिप कहलाता है, क्लियर। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एंगल ऑफ डिप कहलाता है, ठीक है। ये याद रखना, आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। डेफिनेशन के फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल एंगल मेड बाय अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के द्वारा जो हमारा वर्टिकल एंगल अर्थ सरफेस के साथ बनाया जाता है वो एंगल ऑफ डिप कहलाता है, क्लियर। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर्स नॉर्थन एंड्स डिप डाउनवर्ड और साउथ
हेमिस्फीयर साउथर्न डिप डाउनवर्ड। क्लियर? ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ये वाला जो पार्ट आपको दिया है यहाँ पे लिखा कि एंगल ऑफ डिप जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो ये आप याद रखना कि एंगल ऑफ डिप जो होता है 0 डिग्री होता है इक्वेटर पर, एंगल ऑफ डिप जो होता है वो 90 डिग्री होता है पोल पर, और एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है अदर प्लेसेस पर। क्लियर? इक्वेटर पे हमेशा 0 होगा, पोल पर हमेशा 90 डिग्री होगा, और अगर दूसरे प्लेसेस पे हम बात करें तो यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। कितना होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है आपकी। ठीक है, ये इक्वेटर पे 0 है, ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एनी अदर प्लेसेस? नेक्स्ट, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन अब हमारा क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा कंपास होता है, जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है, अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड नहीं है, फ्रीली सस्पेंडेड या बैलेंस्ड नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो फ्रीली सस्पेंड नहीं हो पा रही है, वही तो आपका लोकल अट्रैक्शन है। देखो, लोकल अट्रैक्शन इज एन एरर include a needle of magnetic compass due to presence of local magnetic object like current passing electric wire, steel bridge, some other object। क्लियर? इन ऑब्जेक्ट की वजह से जो निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास है वो आपकी क्या हो रही है भाई, फ्रीली सस्पेंडेड नहीं हो पा रही है, तो वो हमारी एरर कहलाती है लोकल अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट द मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। जो एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन हमारी होती है, देखो यहाँ पे आपने एंगल ऑफ डिप में अभी पढ़ा था ना कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या होती है, यही होती है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ठीक है, जो मैग्नेटिक निडल के द्वारा बनाई जाती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोकल मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट द मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। क्लियर? तो वो हमारा लोकल अट्रैक्शन कहलाता है। क्लियर? अब इस लोकल अट्रैक्शन का ऑब्जर्वेशन कैसे करें सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी जो निडल है वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है या नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन की जब बात होती है तो ऑब्जर्वेशन आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे। तो लिखा है पहला पॉइंट, इफ फॉर एनी लाइन फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग शुड नॉट इक्वल 180। आपने पढ़ा था कि भाई फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का जो डिफरेंस होता है हमेशा 180 आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इफ फॉर एनी लाइन अगर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस 180 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या बोलोगे, देन स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। वो स्टेशन आपकी लोकल अट्रैक्शन के द्वारा क्या है, अफेक्टेड है। क्लियर? वो आपकी स्टेशन क्या हो गई है, लोकल अट्रैक्शन के द्वारा अफेक्टेड हो गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इफ फॉर एनी लाइंस फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग इक्वल्स टू 180 देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का सम जो है, सॉरी डिफरेंस जो है वो 180 के बराबर है तो दो पॉसिबिलिटी। सबसे पहला, बोथ स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, दोनों ही स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। बोथ स्टेशन आर अफेक्टेड बाय द सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही स्टेशन आपकी सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं। अगर सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड होंगी तो डिफरेंस तो 180 आएगा। क्लियर? लेकिन हम जब भी बात करते हैं कि भाई इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो हम पहले वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ये इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको नहीं बोलेंगे कि भाई सेम अमाउंट से अफेक्टेड हो गई। क्लियर? तो फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओनली द फर्स्ट कंडीशन इज कंसीडर्ड। फर्स्ट कंडीशन मतलब कि ये वाली, इफ फॉर एनी लाइन फोर बीरिंग माइनस बैक बीरिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 180 देन स्टेशंस आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। देन हमारी जो स्टेशंस होंगी वो लोकल अट्रैक्शंस के द्वारा क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, if any station is affected by local attraction then all the bearing measured from that each station will have the same value of local attraction hence same correction also। क्लियर?
जो भी हमारी सारी स्टेशंस का आपको कैलकुलेट करना है। इफ एनी स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन देन ऑल बीयरिंग मेजर्ड फ्रॉम दैट ईच स्टेशन, हर स्टेशन से आप बीयरिंग की वैल्यू को मेजर करोगे। क्लियर, सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन हेंस सेम करेक्शन आल्सो। क्लियर, उतना ही आपको करेक्शन यहाँ पे देना है। क्लियर, इंटरनल एक्सटर्नल एंगल्स एट एनी स्टेशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन इवन इफ स्टेशन आर अफेक्टेड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर कोई स्टेशन आपकी है वो लोकल अट्रैक्शन के द्वारा अफेक्टेड है तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स पर। ठीक है, ये अनअफेक्टेड रहेंगे आपके लोकल अट्रैक्शन से। क्लियर, लोकल अट्रैक्शन से क्या रहेंगे, ये आपके अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा आपके ये जो एंगल्स है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर, होप सो आज का जो हमारा लेक्चर था आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।